वर्ग 9 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को पुनः एक बार मेरे YouTube चैनल में वेलकम है। आज हम लोग यहाँ अध्याय 5 से हैं। जो पिछले अध्याय 5 में मैं इसको अलग अलग छोटे छोटे हिस्से में बांटने का काम किया हूँ, ताकि आप बेहतर ढंग से कम समय में छोटा छोटा वीडियो जो होगा जिसको आप आसानी से कम समय देकर और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। आज हम लोग यहाँ देखेंगे अध्याय 5 से ही, यानी ये तीसरा खंड आपका होगा। और तीसरे खंड में आप देखेंगे, तीसरे खंड में क्या है कि आज संसदीय लोकतंत्र की जो संस्थाएं हैं यह आपके पाठ का नाम है। और इस पाठ के अंतर्गत आप यहाँ पाएंगे कि प्रधानमंत्री के अधिकार क्या है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या है, देश के अंदर प्रधानमंत्री का दायित्व क्या होता है। इस प्रधानमंत्री से संबंधित हर तरह के कर्तव्यों, हर तरह के दायित्वों के बारे में हम यहाँ आज अध्ययन करेंगे और इस संबंध में हम लोग जानेंगे इस बात को। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री जो होते हैं, गठबंधन की सरकार बनती है और गठबंधन के सरकार के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनकी किस प्रकार की भूमिका होती है। इस भूमिका के बारे में हम यहाँ पे कुछ विचार रखेंगे, कुछ चर्चा करेंगे। पुनः हम देखेंगे कि भारत में जैसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो इनका निर्वाचन किस प्रकार से होता है, राष्ट्रपति का अधिकार क्या होते हैं। इसके बाद देखेंगे कि इनकी विधायी शक्तियां किस प्रकार की दी गई है संवैधानिक रूप से। और इसके बाद विधायी शक्तियों के साथ साथ हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ स्वविवेक का जो राष्ट्रपति इस्तेमाल करते हैं, तो स्वविवेक का किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे कैसे मुद्दों पर यह अपना स्वविवेक का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप देखेंगे कि राष्ट्रपति के पद का औचित्य क्या होता है। इतने बातों का हम लोग आज जिक्र करेंगे जो आपके विषय वस्तु के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में यह बनता है और यह आपके जानकारी के लिए भी आपके पाठ्य पुस्तक में संबंधित है, जो आपके जानकारी के लिए भी बहुत ही आवश्यक बन जाता है कि आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री, यहाँ राज्यपाल आदि के नियुक्ति, इनके निर्वाचन, इनके कार्य, इनके अधिकार आदि बातों का आप अध्ययन रखें। आपके लिए बहुत ही बेहतर और बहुत ही आवश्यक यह प्रश्न बनता है। तो चलिए आज इस पे हम लोग जिक्र करते हैं कि प्रधानमंत्री के अधिकार के संबंध में। तो इसमें हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री के अधिकार के रूप में आप यहाँ जैसे स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि भारतीय जो संविधान है, इस संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री अथवा जो मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री मंत्रियों के अधिकारों और जो भी उनके मंत्री गण होते हैं, ऐसे मंत्री दूसरे के साथ उनका पारस्परिक संबंध के बारे में यहाँ विस्तृत रूप से उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। और खासकर यहाँ यह बात स्पष्ट किया गया है कि ब्रिटिश संसदीय परंपरा पर यह बिल्कुल आधारित है। भारत के प्रधानमंत्री का जो पद है वह ब्रिटिश संसदीय परंपरा पर एकदम उसी आधार पर रखा गया है। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री जो होते हैं सरकार का प्रधान के रूप में जाना जाता है। भारत में जो प्रधानमंत्री का पद होता है वह भारतीय सरकार के रूप में सबसे महत्वपूर्ण पद के रूप में माना जाता है। इस रूप में उसे यहाँ व्यापक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। प्रधानमंत्री को इसी रूप में यहाँ आप पाएंगे कि व्यापक अधिकार प्रधानमंत्री को यहाँ प्रदान किए गए हैं, व्यापक अधिकार दिए गए हैं। और इसके बाद देखेंगे मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य जो होते हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करने का वहाँ अपना कर्तव्य निभाते हैं। कि जो भी प्रधानमंत्री होते हैं उन्हीं के अंडर में रहकर जो भी मंत्रीगण होते हैं, मंत्रिपरिषद होता है, सारे मंत्रिपरिषद गण प्रधानमंत्री के साथ ही या प्रधानमंत्री के अंडर में ही कार्य करने का अपना निर्वहन करते हैं। और यह मंत्रियों का एक तरह से कहा जाए तो रैंक के रूप में यह निर्धारित करता है। या दूसरे अर्थों में या दूसरे शब्दों में अगर हम इस बात को कहें कि कौन कैबिनेट मंत्री होगा, कौन जो होगा राज्य मंत्री होगा, इत्यादि का विश्लेषण करना, इत्यादि बातों का निर्धारण करना भी यह सारे दायित्व, सारे कार्य जो होते हैं प्रधानमंत्री के अंतर्गत होते हैं। प्रधानमंत्री ही यह स्पष्ट करते हैं, प्रधानमंत्री ही यह संवैधानिक रूप से यह कार्य करते हैं कि कौन, किस व्यक्ति को, किस नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाए, किस नेता को राज्य मंत्री बना दिया जाए, या प्रधानमंत्री ही नियुक्त करते हैं या प्रधानमंत्री उन्हें मनोनीत करने का कार्य करते हैं। इसके बाद जो नियुक्ति की प्रक्रिया होती है, जो आगे संवैधानिक रूप से आप देखेंगे इसमें कि उन्हें नियुक्त कौन करता है। यदि आवश्यकता हुआ तो वैसे विभागों का
या किसी भी विभाग में वो परिवर्तन करने का भी काम प्रधानमंत्री कर लेते हैं। जिस विभाग में वो चाहते हैं उस विभाग में किसी तरह का वो परिवर्तन करना चाहे तो वो निश्चित रूप से परिवर्तन कर सकते हैं। वह विभिन्न तरह के या विभिन्न विभागों में जो कार्य होते हैं, कार्यों के समन्वय को स्थापित करने में अपना अहम रोल अदा करते हैं। अर्थात प्रधानमंत्री का पद इसी प्रकार का सृजित किया गया है। यदि किसी दो विभाग में या दो से अधिक अगर विभाग होते हैं और ऐसे विभाग में मंत्रालय के मध्य में किसी प्रकार का यदि मतभेद देखा जाता है तो वह मतभेद में आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ विवाद उत्पन्न अगर हो जाता है तो उन्हें सुलझाने का काम भी यह प्रधानमंत्री के जिम्मे ही होता है। यह प्रधानमंत्री ही वैसे विभागों को सुलझाने का अपना दायित्व पूरा करते हैं। या यदि किसी विभाग में, किसी भी तरह के विभाग में वहां जिसको चाहते हैं रखें, जिसको नहीं चाहते हैं वहां उस विभाग में नहीं रखें, यह प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करता है। यह कार्य वह राष्ट्रपति के द्वारा ही करवाते हैं, लेकिन कराते हैं प्रधानमंत्री ही, भले उसमें नाम राष्ट्रपति का आ जाता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं वैसे सदस्यों के रूप में राष्ट्रपति द्वारा यहाँ नियुक्ति किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति जब नियुक्त करता है, जितने मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे उस सभी का नियुक्ति करना राष्ट्रपति का कार्य होता है। जैसे प्रधानमंत्री का भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही कराते हैं और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही कराते हैं। तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का काम कराना राष्ट्रपति के जिम्मे होता है और उसे ही उन्हें यह बर्खास्त करने का अधिकार भी दिया गया है कि राष्ट्रपति जब नियुक्ति कराते हैं तो बर्खास्त करने का अधिकार भी किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के हाथ में है। लेकिन किसके परामर्श से करेंगे? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से करेंगे। अर्थात यहाँ प्रधानमंत्री सर्वोच्च हो जाते हैं। और फिर यहाँ देखेंगे कि प्रधानमंत्री जो होते हैं, प्रधानमंत्री अगर त्याग पत्र दे दें तो त्याग पत्र दे देने के बाद जो समस्त मंत्रिपरिषद होता है या मंत्रिमंडल होता है वह मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाता है। प्रधानमंत्री यदि मंत्रिपरिषद अपना त्याग पत्र दे देते हैं तो मंत्रिपरिषद के जितने सदस्य लोग होते हैं वह स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, अर्थात वो मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाती है। और इस प्रकार वो मंत्रिपरिषद के जीवन का और मरण का अगर कहा जाए तो प्रधानमंत्री एक तरह का केंद्र का काम करते हैं कि जो भी मंत्रिपरिषद होता है उस मंत्रिपरिषद के जीवन, मंत्रिपरिषद के मरण का वह केंद्र स्थल प्रधानमंत्री ही होते हैं। और सामान्य संसदीय जो प्रणाली होती है, अपने संविधान में जो देखा जाए कि सामान्य संसदीय प्रणाली के अनुरूप यहाँ भारत में भी आप पाएंगे कि भारत में भी कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था के रूप में जाना जाता है कि भारत का जो कैबिनेट है वह सबसे प्रभावशाली संस्था के रूप में भारतीय कैबिनेट को माना जा सकता है। और एक कैबिनेट जो होता है भारत का, इस कैबिनेट के अंतर्गत प्रधानमंत्री का यहाँ अगर कहा जाए तो सबसे केंद्रीय स्थान होता है और सबसे महत्वपूर्ण स्थान यहाँ प्रधानमंत्री को दिया जाता है। हाल के वर्षों में आप देखेंगे कि जैसे प्रधानमंत्री की शक्तियां जो भी है उस शक्तियों में अप्रत्याशित ढंग से बहुत वृद्धि हुई है। हाल के वर्षों में प्रधानमंत्री जो है अपने शक्तियों का अप्रत्याशित वृद्धि किए हुए हैं, क्योंकि उनकी शक्ति में इतनी वृद्धि हुई है कि संसदीय रूप से जो लोकतंत्र में यदा कदा आप यह भी बात देखेंगे कि सरकार का जो प्रधानमंत्री अगर कहा जाए तो यह रूप एक कहा जा सकता है। देश की राजनीति में यहाँ दलों की भूमिका में आज अत्यधिक वृद्धि देखने के लिए मिल रहा है। और अत्यधिक वृद्धि जहाँ मिल रहा है इसलिए यह कहा जाए कि प्रधानमंत्री जो होते हैं पार्टी के रूप में, अर्थात पार्टी के माध्यम से यहाँ कैबिनेट एवं संसद को न सिर्फ प्रभावित करने लगा है बल्कि उसे नियंत्रित भी करने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। इसके साथ आप यहाँ इस बात को भी समझें कि इस कार्य में जैसे अगर मीडिया की बात की जाए कि मीडिया जो है तो मीडिया की भूमिका भी सबसे महत्वपूर्ण बन गई है, क्योंकि मीडिया आज पहले की अपेक्षा आज सबसे महत्वपूर्ण अपना रोल अदा कर रही है। और यहाँ आम चुनाव के समय मीडिया निर्वाचन जो होता है वो दलीय आधार से अगर देखा जाए तो यहाँ अधिक पार्टी के जो वरिष्ठ नेता होते हैं ऐसे वरिष्ठ नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश करने का काम भी करता है। और इस प्रकार निर्वाचन का स्वरूप जो होता है वो भावी रूप से या अगर भावी प्रधानमंत्री के रूप में जनमत संग्रह के रूप में कहा जाए तो जनमत संग्रह के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है। भारत की स्थिति इस प्रकार से बनी हुई है कि भारत में यह प्रवृत्ति कायम रही है कि यहाँ भी समस्त जो अधिकार हैं ऐसे अधिकार प्रधानमंत्री के स्तर तक ही सीमित होने की प्रवृत्ति आज देखने को मिल रहा है। आज के दशा में देखेंगे कि प्रधानमंत्री अगर जो शब्द कह दें तो किसी भी मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य का उनका जवाब देना मुश्किल सा लग रहा है। जैसे आप अक्सर देखते हैं कि
जो भी एमपी लोग होते हैं, एमपी लोग ही चुन के जाते हैं और प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। लेकिन आज की दशा इस प्रकार के देखने के लिए मिला है कि जो आज भाजपा की सरकार है, वहां प्रधानमंत्री ही एमपी लोगों को जितवाने का काम किए हैं, यानी कि प्रधानमंत्री की वजह से कुछ एमपी लोग जीते हैं। बस वहां पार्टी के नाम पे एमपी का यहाँ चुनाव निश्चित हो जाता है, चुनाव यहाँ जीत जो होता है निश्चित हो जाता है। यहाँ यह नहीं है कि सदस्य यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के माध्यम से जो लोग जाएं और अपने प्रधानमंत्री का चुनाव करें। आज स्थिति बदलते जा रहा है, आप देख रहे हैं कि देश स्तर पे जो भी है, तो इस तरह से आप यहाँ यह प्रवृत्ति देखने को मिल रही है कि जनता पर उसने अपने असीमित प्रभाव के कारण, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय की बात करेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अत्यधिक यानी अधिकारों का उपयोग किया था, और जब अत्यधिक अधिकारों का उपयोग किया था, श्रीमती इंदिरा गांधी की बात देखेंगे कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी अपने दल के नेताओं और कैबिनेट के अपने सहयोगियों की तुलना में बहुत अत्यधिक वह शक्तिशाली थी। आज देख रहे हैं, जैसे अभी का जिक्र मैंने किया कि नरेंद्र मोदी की सरकार को देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तो इन लोगों से भी ज्यादा अधिकारों का प्रयोग अपना दिखा दिए। देश के अंदर नोटबंदी का प्रयोग करना, या 3 तलाक की व्यवस्था करना, या कश्मीर जैसे मुद्दे का व्यवस्था करना, या इस तरह से यहाँ जो नागरिकता बिल पारित करके यह दिखाया गया, तो यह जो अधिकारों का प्रयोग किया गया, इससे यह बात स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री की शक्तियां उसके पद को जो धारण करने वाले व्यक्ति होते हैं, यह व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व जैसा होता है वह पद का गारिमा उतना ही सुंदर या सुशोभित कर देता है। चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, चाहे वो इंदिरा गांधी की सरकार थी या इंदिरा गांधी थी, और चाहे आप देख रहे हैं कि यहाँ कुछ समय पहले आप अटल बिहारी वाजपेयी को भी देखेंगे, या फिर आज के डेट में देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी है, तो ये अपने व्यक्तित्व के आधार पर और ज्यादा प्रभावशाली होते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके बाद हम यहाँ बात करेंगे कि गठबंधन की सरकार, यानी कि यह प्रधानमंत्री के अधिकार की बात आपने देखा, फिर हम देखेंगे गठबंधन की सरकार में प्रधानमंत्री की किस प्रकार का रोल रहा है, किस तरह की भूमिका रहता है। तो इसमें गठबंधन की जो सरकार होती है, इसमें प्रधानमंत्री, जैसे भारत में अगर हम जिक्र करें कि पिछले 3 दशकों में, लगातार 3 दशकों में यानी 30 वर्षों पीछे की बात अगर हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री के पद के जो महत्व है उसमें काफी गिरावट देखने की प्रवृत्ति यहाँ मिल रही है। इसका प्रमुख कारण यह रहा है कि गठबंधन की सरकार, गठबंधन की राजनीति, हम मान सकते हैं कि गठबंधन की सरकार जब भी होगी तो यहाँ पद की गरिमा में गिरावट होना तय है, क्योंकि वह पार्टी के दबाव में, गठबंधन के दबाव में वह स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद रूप से वैसे कार्यों को संपादित कर ही नहीं सकते हैं जितना कार्य वो करना चाहते हैं। जैसे आज की स्थिति में, आज भाजपा की जो सरकार है इस प्रकार से बनी हुई है कि यहाँ गठबंधन की स्थिति है, लेकिन गठबंधन का यहाँ कोई प्रभाव नहीं है। वह चाहे तो अकेले भी अपने सरकार में रह सकते हैं, तो गठबंधन उस पर किसी तरह का हावी नहीं हो सकता है। सरकार जैसे चाहती है वैसे अपने कार्यों को संपादित कर लेती है। गठबंधन वाले यानी जो लोग भी है, उनके ना और हाँ करने से विशेष कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। तो ऐसे स्थिति में जो होता है कि गठबंधन की जब भी सरकार बनती है तो विशेष रूप से यहाँ पद के गारिमा को विलुप्त करते जा रहे हैं, क्योंकि गठबंधन की राजनीति जो होती है, इसके कारण अगर आप पाएंगे कि प्रधानमंत्री की कुछ सीमाओं के अंतर्गत अगर कार्य करने की बात आती है या कार्य करना पड़ता है, तो उसका अस्तित्व जो होता है सामान्य रूप से या सामान्य घटक दलों के समर्थन पर वह निर्भर करता है। और जब सामान्य घटक दलों पर निर्भर करता है, इसलिए वो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार का फैसला लेने के लिए वो स्वतंत्र नहीं होता है, बल्कि वो गठबंधन के लिए बाध्य होता है। गठबंधन से राय सलाह करना पड़ जाता है और उसे अपने दल के भीतर में विभिन्न समूहों और गठबंधन के दल होते हैं, ऐसे दल की राय से वह निर्णय लेने की जरूरत पड़ जाता है। और इस तरह से जैसे आप देखेंगे कि एक उदाहरण, जैसे मंत्री परिषद के गठन में या गठबंधन दलों के परामर्श करके ही मंत्रियों की सूची तैयार भी की जाती है कि कौन से जो व्यक्ति हैं वह किस मंत्री के पद पर होंगे, या बिना परामर्श के तैयार नहीं हो पाता है। और इस तरह से यहाँ सहयोगी और सहयोगियों के बीच की जो बात होती है, विभागों का विभाजन भी वह अपने उन्हीं की इच्छा अनुसार वह करने का भी काम करते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते हैं, और इसके साथ वह इस कार्य में पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते हैं, क्योंकि वह नीतिगत निर्णय लेने की बात आती है उसे गठबंधन दलों के सहयोगी पार्टियों के विचारों के आधार पर ही वह निर्णय लेने पड़ते हैं और सभी के विचारों को देखना पड़ता है। और इसके साथ साथ जैसे आप
पाएंगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को अमेरिका के साथ जैसे असैनिक क्षेत्र में अब परमाणु संगठन की या परमाणु सहयोग संधि के क्रम में इस पर विचार करेंगे कि परमाणु सहयोग संधि एक हुआ था, इस क्रम में जो सहयोगी रूप से वाम पंथों के विरोध में या विरोध के कारण यहाँ कठिनाइयों का उन्हें काफी सामना करना पड़ा था, क्योंकि वामपंथों से गठबंधन करके यह सरकार बनी हुई थी। और जब वामपंथों का यहाँ विरोध का सामना करना पड़ा था, इस मुद्दे पर वामपंथ वाले जो थे यानी वामपंथ वालों के द्वारा यहाँ सरकार से समर्थन वापस ले लिया गया और समाजवादी दल को, या समाजवादी दल थे, इस दल के समर्थन एवं कुछ अन्य दल थे, वैसे अन्य दल के समर्थन के कारण यहाँ सरकार भले ही बच गई, लेकिन यहाँ वामपंथी दल वालों ने विचारों में मतभिन्नता पाने के बाद अपने गठबंधन को क्या किया कि वापस ले लिया। पुनः अब यहाँ हम जिक्र करेंगे या गठबंधन के सरकार के बारे में हमने देखा, अब हम राष्ट्रपति के संबंध में बातों को समझेंगे कि राष्ट्रपति वास्तविक क्या होते हैं आदि बातों पे जब हम विचार करेंगे तो यह स्पष्ट रूप से देखने के लिए मिलेगा कि राष्ट्रपति जो पद है, राष्ट्रपति का पद भारत में ऐसे कहा जाता है कि संविधान के द्वारा राष्ट्रपति का जो पद होता है, ऐसे राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रधान बनाया गया है। राष्ट्रपति जो होते हैं कार्यपालिका के लिए प्रधान होते हैं, लेकिन अगर व्यवहार में देखा जाए तो राष्ट्रपति नाम मात्र के कार्यपालिका का प्रधान होता है। वह कार्यपालिका का प्रधान संवैधानिक रूप से कहा जाता है, लेकिन वो नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रधान होता है। नाम मात्र का क्यों होता है? क्योंकि सरकार का जो भी यहाँ वास्तविक शक्ति होता है, प्रधान यहाँ वास्तविक जो प्रधानमंत्रिमंडल और उसका प्रधानमंत्री ही होता है। पर राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, जिसे राष्ट्राध्यक्ष के रूप में कहा जा सकता है, और राष्ट्राध्यक्ष के रूप में जो राष्ट्रपति होते हैं संसदीय शासन व्यवस्था के रूप में यहाँ जो सामान्य प्रवृत्ति देखी जाती है, वह सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार राष्ट्राध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति सिर्फ यहाँ नाम मात्र के लिए, एक तरह से कहा जाए कि नाम मात्र के अधिकारों का ही उपयोग कर पाता है, अर्थात वह अपने अधिकारों का उपयोग करना एक तरह से नाम मात्र का ही कह सकते हैं कि नाम मात्र के अधिकारों का उपयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उनकी स्थिति ब्रिटेन के अगर आप देखते हैं कि ब्रिटेन के जो यहाँ वर्तमान महारानी की बात करेंगे कि जो वहाँ के वर्तमान महारानी है वहाँ, या वर्तमान सम्राट हैं, जो भी वहाँ वर्तमान महारानी और सम्राट की जो स्थिति आता है तो उनके समान ही राष्ट्रपति का अधिकार यहाँ दिया गया है। उसके अधिकार ज्यादातर अगर कहा जाए तो यह ज्यादातर राष्ट्रपति का अधिकार एक तरह से अलंकारित हो जाता है, यह अलंकार के रूप में ही पाया जाता है, यानी वास्तविक प्रधान नहीं होता है, यह कथनीय प्रधान होता है, नहीं अलंकारिक होता है। फिर भी राष्ट्रपति के संबंध में यह बात कहना कदाचित सही है कि राष्ट्रपति न सिर्फ कार्यपालिका का प्रधान है, बल्कि अगर कहा जाए कि वह राष्ट्राध्यक्ष भी है, वो इस रूप में अगर हम कहें कि वह देश की समस्त राजनीतिक संस्थाओं की देखरेख करने का जिम्मा भी राष्ट्रपति को दिया गया है, ताकि वे मिलजुल कर राज्य के जो निहित निर्णय होते हैं या निहित उद्देश्य होते हैं, वैसे उद्देश्य को प्राप्त करना यहाँ राष्ट्रपति और राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति अग्रसर हो सके। और इस रूप में अगर हम कहें तो उनके इस तरह के इस रूप को या इस पद को हम गरिमापूर्ण रूप से समझ सकते हैं, महत्वपूर्ण समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इनका निर्वाचन किस प्रकार से होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया जो होती है, वह निर्वाचन की प्रक्रिया यानी इलेक्शन इनका किस तरह से होता है। तो भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है यह प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं होता है। जनता जो होती है प्रत्यक्ष चुन के राष्ट्रपति को उस पद पे नहीं भेजने का काम करती है। लेकिन अगर कहें हम यहाँ कि उसका राष्ट्रपति का पद जो होता है, इस पद का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन इस रूप में वह जो होता है कि प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित माना जा सकता है। अप्रत्यक्ष रूप से वो भले होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ही निर्वाचित माना जा सकता है, क्योंकि जनता जिसको निर्वाचन में जिताकर और वहां संसद में भेजने का काम करती है, या वहां जीते हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और इस तरह से जनता के अप्रत्यक्ष रूप से जो वोटिंग होते हैं, उसी वोटिंग के आधार पर राष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष ढंग से हम कह सकते हैं। इनके निर्वाचन के दोनों सदन जो होते हैं, ऐसे दोनों सदन के सदस्य जो भी होते हैं, यानी संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं, उनको छोड़कर संसद में जो मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा सदस्य को दिया जाता है, जैसे आपको बताया गया था ना इसके पहले कि जो संसद में 543 का चुनाव होता है,
और 543 के चुनाव के बाद दो जो होते हैं यह मनोनीत सदस्य होते हैं, जिसे एग्लो इंडियन के नाम से कहा जाता है। पुनः इसके पहले के सीरीज में इस बात का जिक्र किया हुआ था। और राज्यसभा में जो 245 होते हैं, तो 245 में 12 सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनको छोड़कर जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं जनता द्वारा, उन्हीं लोगों के वोटिंग के माध्यम से राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष ढंग से जनता द्वारा ही निर्वाचन हुआ। और खासकर यहाँ और हम यह भी कह सकते हैं कि विभिन्न राज्य की विधानसभा जो होता है, विधानसभा के सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। जैसे अलग अलग राज्य के जो विधानसभा होते हैं, यानी एमएलए जो होते हैं, एमएलए यानी मेंबर लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली, वे लोग भी इस चुनाव में भाग लेते हैं। यानी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। और इस तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा किया जाता है। इस बात को याद रखेंगे, यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर चुनाव किया जाता है। और खासकर इस प्रणाली में जो प्रत्येक निर्वाचक मंडल होते हैं, वह प्रत्येक निर्वाचक मंडल के सदस्य को कोटा निर्धारित किया गया होता है। और जो कोटा होता है इस प्रकार यहाँ आप पाएंगे कि उनका एक मत का निश्चित अनुपात जो होता है, या निश्चित अनुपात का यह बना दिया जाता है। राष्ट्रपति पद पर जो मनोनीत या निर्वाचित घोषित होने के लिए आवश्यक है कि कोई भी उम्मीदवार स्पष्ट बहुमत प्राप्त करे। और स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने के बाद वह इसलिए आवश्यक माना गया है क्योंकि वह समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का काम करता है। लेकिन उस प्रकार के जनादेश की अगर बात की जाए कि जनादेश, अगर उस प्रकार के जनादेश का दावा वो नहीं कर सकता है जिस प्रकार का दावा प्रधानमंत्री कर सकते हैं। तो दोनों के जनादेश का अगर दावा किया जाए तो राष्ट्रपति का जनादेश जो होता है प्रधानमंत्री से कम रह जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति को निर्वाचन जो भी कराया जाता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष ढंग से होता है, इनडायरेक्ट सिस्टम के माध्यम से होता है। जबकि संसद सदस्य जो होते हैं वह प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होके आते हैं। तो दोनों के यहाँ चुनाव होने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं। और फिर यहाँ देखेंगे राष्ट्रपति के अधिकार के बारे में कि राष्ट्रपति को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं संविधान के माध्यम से, यानी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसमें हम पाएंगे कि वैधानिक तौर पर राष्ट्रपति जो होते हैं वह राष्ट्रपति को संविधान द्वारा कार्यपालिका का प्रधान माना गया है। इस रूप में समस्त जो कार्यपालिका होती है, शक्ति का उपयोग प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट उसी के नाम से करता है। और खासकर समस्त जो सरकारी कार्य होते हैं ये राष्ट्रपति के नाम से ही संपादित किए जाते हैं। जो भी सरकारी कार्य संपादित होते हैं या सभी के सभी सरकारी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही संपादित होते हैं। और विदेशों के साथ अगर किसी भी प्रकार की संधि की जाती है तो विदेशों के साथ संधि जो होता है, इस संधि और समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। इसी प्रकार अगर उच्च पदों पर अगर भर्तियां होती है, नियुक्तियां होती है, वह राष्ट्रपति के द्वारा ही वहां निर्वाचित किए जाते हैं या नियुक्ति की जाती है। वह सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनका नियुक्ति करने का काम भी राष्ट्रपति ही करते हैं। राज्य के जो जितने राज्यपाल होते हैं, प्रत्येक राज्यों के राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं और मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य न्यायाधीश होते हैं, इस सभी का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। फिर आप देखेंगे कि राजदूत का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। वाणिज्य दूतों का या चुनाव आयोग का नियुक्ति होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। संघ लोक सेवा आयोग का भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। और इस तरह से जो जितने अध्यक्ष यानी सदस्य इत्यादि की नियुक्ति सभी अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां होती है और अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं, यह सब राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। और भारत में जो प्रतिरक्षा सेवा होता है वह सर्वोच्च सेनापति के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपति को यह सर्वोच्च यानी सुप्रीम कमांडर के नाम से जाना जाता है, अर्थात सर्वोच्च सेनापति के रूप में राष्ट्रपति को कहा जाता है। लेकिन यह बात बिल्कुल उल्लेखनीय हो जाता है कि राष्ट्रपति इतने कार्यों का संपादन प्रधानमंत्री के कैबिनेट के परामर्श से ही कर पाता है।
या जितना काम राष्ट्रपति ने किया, जितना मैंने नियुक्ति की बात बताया, या सारे कार्य जो होते हैं राष्ट्रपति अपने मर्जी से, अपने विवेक से नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये कैबिनेट के परामर्श से ही कर सकते हैं। यानी प्रधानमंत्री का कैबिनेट होगा, उसी कैबिनेट के परामर्श से कर सकते हैं। इस प्रकार अंतिम सत्ता और शक्ति अगर कहा जाए तो कैबिनेट के हाथ में चला जाता है। राष्ट्रपति यह नाम मात्र का कार्यवाहक हो जाता है और इसका पूरा पावर जो होता है वो कैबिनेट के हाथों में चला जाता है। राष्ट्रपति तो उन्हें मात्र अगर कहा जाए तो औपचारिक स्वीकृति प्रदान ही कर पाता है। और इस प्रकार इस बात का यहाँ ध्यान रखना बिल्कुल आवश्यक हो जाता है कि राष्ट्रपति चाहे तो वह कैबिनेट को किसी समय दोबारा विचार करने के लिए भी कर सकता है। इतना पावर राष्ट्रपति को दिया गया है। लेकिन यहाँ फिर देखेंगे कि विचार करने के लिए दोबारा भले राष्ट्रपति कह सकते हैं, लेकिन दोबारा विचार करने के बाद यदि कैबिनेट का निर्णय वही रहा तो यहाँ राष्ट्रपति को भी उस बात को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। कैबिनेट अगर उस विचार को यथावत रख दी, ज्यों का त्यों रख दी, तो राष्ट्रपति उसी विचार को मानने के लिए बाध्य है। यह संविधान में वर्णन है। इसके साथ देखेंगे फिर से यहाँ राष्ट्रपति के विधायी अधिकार की अगर हम बातें करते हैं कि राष्ट्रपति की विधायी किस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, क्या क्या अधिकार है, तो राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होते हैं। और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें इस बात को तो संसद, लोकसभा, राज्यसभा राष्ट्रपति के मिलने से ही बनता है। संसद को यहाँ जो संसद होता है या लोकसभा होता है, लोकसभा या राज्यसभा की बात किया जाए, राज्यसभा की बात किया जाए, या सभी के मिलने से ही यह बनता है। संसद के अभिन्न अंग जो होते हैं, यह अभिन्न अंग के कारण उसे कुछ विधायी शक्तियां भी प्रदान की गई है। और खासकर संसद की बैठक बुलाना राष्ट्रपति के जिम्मे होता है। यहाँ सत्रावसान भी राष्ट्रपति करते हैं तथा प्रधानमंत्री जो होते हैं, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर लोकसभा को विघटित करने का काम राष्ट्रपति के हाथ में है। उस पर एकमात्र प्रतिबंध यह है कि संसद की 2 बैठक के साथ, यानी संसद का अगर 2 बैठक हो तो बैठक के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। संसद का अगर 2 बैठक किया जाए तो उसके बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतराल, यानी 6 महीने से ज्यादा गैपिंग उसमें होना ही नहीं चाहिए। इसके साथ आप यहाँ देखेंगे कि उसे संसद को संबोधित करने का भी अधिकार है। राष्ट्रपति को संसद को संबोधित करने का अधिकार दिया गया है। संसद द्वारा जो पारित किसी भी विधेयक होता है, राष्ट्रपति को यहाँ मंजूरी के बाद ही कानून बनाया जाता है कि राष्ट्रपति जब तक उस पर मंजूरी नहीं देगा तब तक वह कानून नहीं बन सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ एक पेच आके सामने फंस जाता है राष्ट्रपति के लिए कि उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार भले दिया गया है और उसके सहमति के बिना अधिकार यदि कानून नहीं पारित हो सकता है, लेकिन यदि राष्ट्रपति चाहे तो कुछ समय के लिए उस कानून को भले ही रोक सकता है। वह सिर्फ कुछ समय के लिए रोक सकता है। वह यदि चाहे तो उसे उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए फिर से वापस भेज सकता है। लेकिन यदि संसद उस पर विचार करके ज्यों का त्यों उस विधेयक को यथावत रख दिया तो राष्ट्रपति उस विधेयक को मंजूरी देने के लिए बाध्य होना पड़ता है और राष्ट्रपति उस विधेयक को मंजूरी दे देते हैं। तो इस तरह से राष्ट्रपति का यहाँ पे अधिकार जो हो जाते हैं थोड़ा सा गौण हो जाते हैं। फिर आप देखेंगे राष्ट्रपति का यहाँ स्वविवेक की स्थिति, इस स्वविवेक की शक्ति राष्ट्रपति का किस प्रकार का है, वो अपने विवेक का शक्ति का इस्तेमाल किस प्रकार करते हैं। तो यहाँ पाएंगे कि इस प्रकार यह सारे बातों को देखने से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, यह बात प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति के पास कोई अधिकार नहीं है। बात समझ रहे हैं? यह सारी बातों को अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पे अंततः हम यही बात पे पहुंचेंगे, इसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि राष्ट्रपति के पास अपना कोई शक्ति नहीं है। अब यहाँ प्रश्न यह खड़ा हो जाता है कि राष्ट्रपति के पास जब कोई शक्ति नहीं है, अर्थात वह पूर्णतः शक्ति विहीन है, तो फिर आप यहाँ राष्ट्रपति का जैसे कहते हैं कि वह क्यों कोई कार्य स्वविवेक से नहीं कर सकता है, यानी उसका अपना विवेक नहीं है जो स्वविवेक से वो कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति को अगर कहा जाए कि राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति को से कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है, यानी उस विशेष अधिकार में कम से कम इस क्रम में उनकी एक शक्ति का उल्लेख अगर कहा जाए या उल्लेख किया जा सकता है, चाहे वह एक शक्ति का उल्लेख कर सकता है अथवा जो उसे करना चाहिए, यह कार्य जो होता है प्रधानमंत्री को नियुक्ति से संबंधित है। यदि निर्वाचन की स्थिति होता है
यानी निर्वाचन के किसी भी दल की अगर स्थिति को देखें तो किसी भी दल को बहुमत प्राप्त हो जाता है, अथवा निर्वाचन से पूर्व के गठबंधन अथवा निर्वाचन के बाद बने जो गठबंधन होते हैं उस गठबंधन से को बहुमत प्राप्त हो जाता है तो वह उसके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। इतना पावर दिया गया है कि उसके नेता को वो चाहे तो प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन जब निर्वाचन में किसी दल को अथवा निर्वाचन पूर्व अगर कहा जाए तो वैसे बहुमत दल के नेता को जब प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री को निर्धारित समय सीमा के अंदर बहुमत सिद्ध करने की स्थिति लानी पड़ेगी, अर्थात वो बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा और बहुमत सिद्ध करके वो प्रधानमंत्री पद पे यथावत रह सकते हैं। इसी प्रकार ऐसी स्थिति में उस समय यह कहा जाए कि उस समय उत्पन्न हो सकती है जब मंत्रिमंडल के विरुद्ध में, यानी जब लोकसभा ने अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दिया और अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दिया हो, ऐसी स्थिति में वह पराजित प्रधानमंत्री की राय से लोकसभा को विघटित नहीं भी कर सकता है। यदि उसे यह विश्वास हो जाए कि कोई वैकल्पिक सरकार बन सकती है तो लोकसभा को विघटित नहीं कर सकता है। अब यहाँ अगला बात यहाँ आता है कि राष्ट्रपति के पद का अगर औचित्य की बात किया जाए कि राष्ट्रपति के पद का क्या औचित्य है, क्या जरूरत है, तो इन तमाम बातों का जिक्र करने से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियां जो होती है यह अधिकार होते हैं, यह नाम मात्र की होती है। अतः यहाँ प्रश्न फिर खड़ा होता है कि राष्ट्रपति के पद का क्या औचित्य है, क्या जरूरत है। तब जब नाम मात्र की शक्ति है, नहीं के बराबर शक्ति है, तो राष्ट्रपति पद की जरूरत ही क्यों है। सर्वप्रथम यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति को कुछ संवैधानिक यहाँ शक्तियां विशेष परिस्थितियों में प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति जो होते हैं उन्हें कुछ संवैधानिक शक्तियां विशेष समय में स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। जैसे वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति पर अगर गतिरोध की स्थिति हो जाए, गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो अर्थात किसी दल का अगर कहा जाए अथवा गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत प्राप्त करके या बहुमत को साबित कर सकते हैं। ऐसे स्थिति में प्रधानमंत्री नियुक्त करने का उन्हें अपना विशेष पावर है, विशेष शक्ति है। दूसरा अगर बात कहा जाए कि संसद द्वारा किसी भी विधेयक को या किसी विधेयक के संदर्भ में अथवा किसी निर्णय के संदर्भ में यदि कोई अगर अस्पष्टता प्रतीत होती है अथवा ऐसा प्रतीत होता है कि संबद्ध कानून जो है, ऐसे कानून राष्ट्रपति के यहाँ संबद्ध कानून जो है राष्ट्र के हित में नहीं है, राष्ट्र के पक्ष में नहीं है, राष्ट्र के विरोध में है, तो उस विधेयक को संसद के पास वह पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है ताकि संसद राष्ट्रपति की आपत्ति पर दोबारा गंभीरता से विचार कर सके। ऐसे पावर राष्ट्रपति को है। तीसरा बात अगर देखें कि इनके औचित्य के बारे में, तो संसद द्वारा जो संसद होता है, संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाता है, क्योंकि उसके अनुमोदन के बाद ही जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही वह विधेयक कानून बन पाता है। भारत में राष्ट्रपति के अगर इस तरह के निषेधाधिकार प्राप्त हुए हैं तो ऐसा निषेधाधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन वह कितने दलों में यानी जितने दल होते हैं उस विधेयक पर अपना अनुमोदन देगा और अनुमोदन देने के बाद उसकी समय सीमा वह निर्धारित नहीं है। अतः यदि वह किसी प्रस्तावित विधेयक को राष्ट्रपति से में नहीं मानता है, किसी भी प्रस्तावित विधेयक को राष्ट्रपति नहीं मानता है, तो उसे दीर्घकाल तक लंबित रखा जा सकता है राष्ट्रपति चाहे तो। जैसा कि आप देखेंगे कि ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति जब ज्ञानी जैल सिंह ने पोस्टल संशोधन विधेयक पर किया था और पोस्टल संशोधन विधेयक के माध्यम से संसद के नवनिर्वाचन के बाद यहाँ गठित पीवी सिंह सरकार द्वारा अंततः उस विधेयक को वापस लेने का काम किया गया। इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रपति के औचित्य में चौथे विचारों पे, तो चौथे विचार पर देखेंगे किसी भी देश के लिए राष्ट्राध्यक्ष की जरूरत होती है, राष्ट्र का अध्यक्ष होना चाहिए और भारत का राष्ट्रपति यहाँ राष्ट्राध्यक्ष ही होता है। इस रूप में वह यहाँ विदेशों से आए हुए जो भी राजनयिक होते हैं प्रतिनिधि, तो राजनयिक प्रतिनिधि जैसे राजदूत की बात की जाए, वाणिज्य दूत की बात की जाए या अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष आदि का स्वागत करने का काम भी तो राष्ट्रपति ही करते हैं, यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष ही करते हैं। वह विदेशों के जो भी देश का प्रतिनिधित्व होता है राष्ट्रपति के ही जिम्मे होता है। संसद के नवनिर्वाचन के बाद यहाँ गठित, जैसे हम यह बात कहें कि देश की गरिमा और यहाँ प्रतीक जो होता है, यह प्रतीक होता है
राष्ट्रपति का ही पद। दलीय आधार पर अगर हम प्रधानमंत्री उस गरिमा अथवा प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दलीय आधार पर चले जाते हैं, और यह जो प्रतिष्ठा दिया गया है या गरिमा या महत्व जो दिया गया है वो प्रधानमंत्री को नहीं है। फिर अगर हम पांचवी औचित्य की बात करें तो संसदीय शासन में कार्यपालिका का जो बात आता है, कार्यपालिका शक्तियां दो भागों में विभाजित हो जाती है, और कार्यपालिका शक्तियां जब दो भागों में विभाजित हो जाती है तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान जो होता है और नाम मात्र का वो प्रधान होता है। और भारत में संसदीय शासन व्यवस्था आप देख रहे हैं कि कायम है, अतः कार्यपालिका के नाम मात्र के प्रधान के पद को यहाँ आवश्यकता है, और इस रूप में राष्ट्रपति के पद का औचित्य भी कायम हो जाता है। इसके साथ आप यहाँ पाएंगे कि ब्रिटेन में जैसे वंशानुगत आधार पर सम्राट जो होते हैं, यानी वर्तमान में जो उस समय आप सम्राज्ञी की बात करें या सम्राट की बात करें, नाम मात्र कार्यपालिका का तथा वहाँ देश का प्रधान है। क्योंकि भारत एक गणतंत्र है और भारत एक गणतंत्र देश होने के नाते अतः कार्यपालिका के नाम मात्र की अगर बात की जाए तो, और राष्ट्राध्यक्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन यहाँ राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था के रूप में की गई है। इस तरह से यहाँ राष्ट्रपति जो होते हैं औचित्य के रूप में यहाँ पद का इनका औचित्य जो होता है सुशोभित होता है। और आज हमने इतने बातों का जिक्र किया, इसके बाद हम इसी पाठ में अगले सीरीज के रूप में देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण बातों को। और आज के लिए बस इतना ही। पुनः आपको एक बार याद दिला देते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो निश्चित कर लें। और आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।